दोस्तों, बिहार स्टेट कॉमर्स अकाउंट सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है, लेखांकन का समीकरण है। तो लेखांकन का समीकरण है, ऑप्शन ए दिया है संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, बी है संपत्ति बराबर दायित्व प्लस अल्पकालीन देनदारियाँ, सी है अस्थायी परिसंपत्तियाँ बराबर अल्पकालीन देनदारियाँ प्लस दीर्घकालीन देनदारियाँ, डी है अस्थायी परिसंपत्तियाँ बराबर दीर्घकालीन देनदारियाँ प्लस स्वामी की समता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, संपत्ति बराबर होता है दायित्व प्लस पूंजी, दायित्व प्लस पूंजी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लेखावधि के व्ययों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस एक संकल्पना पर आधारित है। एक लेखावधि के व्ययों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस एक संकल्पना पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है लेखा अवधि की संकल्पना, बी मिलान, सी सांगत, डी मुद्रा मापन। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा आपका ए, लेखा अवधि संकल्पना। अगला क्वेश्चन है आपका, रूढ़िवादिता की परिपाटी के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। रूढ़िवादिता की परिपाटी के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन ए है बाजार मूल्य पर, ऑप्शन बी है लागत मूल्य पर, और ऑप्शन सी है बाजार मूल्य अथवा लागत मूल्य पर जो भी अधिक हो, और ऑप्शन डी दिया गया आपका बाजार मूल्य अथवा लागत मूल्य जो भी कम हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाजार मूल्य अथवा लागत मूल्य पर जो भी कम हो। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, व्यवसाय की किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का कार्यकाल कभी निश्चित नहीं किया जाता। कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन, व्यवसाय की किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का कार्यकाल कभी निश्चित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है चालू व्यवसाय की अवधारणा अनुसार, बी मुद्रा मापन की अवधारणा अनुसार, सी वसूली की अवधारणा अनुसार, डी सत्यापन के अवधारणा अनुसार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका, लागत अवधारणा के अनुसार वित्तीय लेन देन किस लागत पर अभिलेखित किए जाते हैं। लागत अवधारणा के अनुसार वित्तीय लेन देन किस लागत पर अभिलेखित किए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है मूल लागत, ऑप्शन नंबर बी है ऐतिहासिक लागत, और ऑप्शन नंबर आपका सी है ए बी दोनों, और डी है बाजार मूल्य। तो लागत की अवधारणाएं कभी भी होती है तो बाजार मूल्य पर निर्भर होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है बाजार मूल्य। अगला क्वेश्चन है आपका, संपत्तियों में दीर्घकालीन विनियोजन की अवधारणा का परिणाम है। संपत्तियों में दीर्घकालीन विनियोजन किस अवधारणा का परिणाम है। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है यह है ए लागत अवधारणा, बी उपार्जन अवधारणा, सी अपूर्वता संबंधी अवधारणा, और डी है चालू व्यवसाय की अवधारणा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह आंसर होगा डी चालू व्यवसाय की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, लेखा शास्त्र की किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व व्यवसाय के अस्तित्व से पूर्णतः पृथक होता है। लेखा शास्त्र की किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व व्यवसाय के अस्तित्व से पूर्णतः पृथक होता है, मतलब अलग होता है। ऑप्शन ए दिया है मुद्रा की अवधारणा अनुसार, ऑप्शन बी दिया है व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा अनुसार, ऑप्शन सी है लागत की अवधारणा अनुसार, और ऑप्शन डी है चालू व्यवसाय की अवधारणा अनुसार। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा बी व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार। आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, व्यवसाय की किस अवधारणा के अनुसार यदि साझेदार की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो लेखा पुस्तकों में इस घटना का लेखा नहीं किया जाएगा। व्यवसाय की किस अवधारणा के अनुसार यदि साझेदार की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो लेखा पुस्तकों में इस घटना का लेखा नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार, ऑप्शन नंबर आपका बी है मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से
कोई नहीं, लेकिन आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा बी, मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है वह दिया गया है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही मिलान नहीं है। तो पहला है लेखा समीकरण परिसंपत्तियों दायित्व पूंजी, दूसरा है आपका लेखा अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च, और सी है प्रबंधन अवधारणा नगद प्राप्ति पर राजस्व को मान्य करना, और ऑप्शन डी है आपका लागत अवधारणा ऐतिहासिक लागत पर व्यवहारों को मान्य करना। तो आप देख सकते हैं ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ए, लेखा समीकरण परिसंपत्तियों दायित्व माइनस पूंजी। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, आय समान अर्जित मानी जाती है। आय समान अर्जित मानी जाती है। ऑप्शन पहला है ऑर्डर मिलने पर, ऑप्शन बी है विक्रय पर संविदा करते समय, ऑप्शन सी है राशि प्राप्त होने पर, और ऑप्शन डी है आपका विक्रय होने पर। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विक्रय होने पर। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, जब एक रेडियो विक्रेता स्वामी व्यावसायिक कोष से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक रेडियो खरीदता है, तब उस रेडियो के लिए भुगतान की गई राशि के स्वामी को आरोहण माना जाता है, जिसका कारण है। तो ऑप्शन ए है आपको दोहरे पक्ष की संकल्पना, चालू व्यवसाय, व्यवसायी एकल की संकल्पना, मिलान की संकल्पना। आपका राइट आंसर होगा सी, व्यवसायिक एकल की संकल्पना। अगला आपका क्वेश्चन है 12 नंबर, लेखा शास्त्र की किस अवधारणा के अनुसार किसी व्यवसाय से होने वाली आय को पुस्तक में तब लेखांकित करना चाहिए जब उस आय से संबंधित माल या सेवा ग्राहकों को हस्तांतरित कर दी जाए। तो आपका जो पहला ऑप्शन उसमें दिया हुआ है वह है वसूली की अवधारणा के अनुसार, बी सत्यापन की अवधारणा के अनुसार, सी द्विपक्ष की अवधारणा के अनुसार, और डी लागत की अवधारणा के अनुसार। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ए, वसूली की अवधारणा के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका रूढ़िवादिता की प्रथम अभिप्राय है कि रूढ़िवादिता प्रथा का अभिप्राय है कि ऑप्शन ए दिया है संभावित भावी हानियों की व्यवस्था अवश्य की जाए, ऑप्शन बी है आपका जब तक उपार्जित ना हो जाए आगम को मान्यता ना दी जाए, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ए बी दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका लेखांकन सिद्धांतों को लागू करने के संदर्भ में एकरूपता का तात्पर्य इस तथ्य से है कि, लेखांकन सिद्धांतों को लागू करने के संदर्भ में एकरूपता का तात्पर्य इस तथ्य से है कि ऑप्शन ए है एक से उद्योग में लगी कंपनियां समान लेखा कार्यविधियों तथा पद्धतियों का उपयोग करती है, बी में दिया है आय तथा परिसंपत्तियां अधिक नहीं दिखाई गई है, सी में दिया है लेखा पद्धतियां तथा कार्यविधियां वर्षानुसार समान रूप में लागू की गई है, और ऑप्शन डी है सभी पद्धतियां तथा कार्यविधियां का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका सी, लेखा पद्धतियां तथा कार्यविधियां वर्षानुसार समान रूप में लागू की गई है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी को सहूलियत हो। 15 नंबर क्वेश्चन आपका वास्तविक अशोध ऋण के पूर्वानुमान के अनुसार अशोध तथा संदिग्ध ऋणों के लिए जो प्रावधान किया जाता है उसका आधार है। तो आप देख सकते हैं जो पहला जो आपका ऑप्शन दिया है प्रकटीकरण की परिपाटी, संगीत की परिपाटी, सी रूढ़िवादिता की परिपाटी, और डी प्रकटीकरण और संगीत की परिपाटी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह सी, रूढ़िवादिता की परिपाटी। आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक समानतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत द्वारा विहित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समानतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों द्वारा विहित है। पहला ऑप्शन है एक देश के सभी उद्योग में लेखा पद्धतियों में एक रूपता, बी सारे संसार के सभी उद्योगों में एक समान लेखा पद्धति। संसार के सभी उद्योग एक समान नहीं है क्योंकि संसार का सबका अलग अलग नियम है, विभिन्न उद्योग में अलग अलग लेखा पद्धतियाँ, और डी दिया आपको विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लेखा पद्धतियाँ। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा ए राइट आंसर होगा एक देश के सभी उद्योग में लेखा पद्धतियों की एक रूपता।
अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, यदि भूमि और संपत्तियों को लेखा पुस्तक में बाजार मूल्य पर दिखाया गया हो और उसकी एक मद की बिक्री के लाभ को लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया गया हो तो इससे लेखांकन के किस सिद्धांत का उल्लंघन माना जाएगा? ऑप्शन ए लागत सिद्धांत, ऑप्शन बी अर्जत सिद्धांत, ऑप्शन सी मिलान सिद्धांत और ऑप्शन डी गुणवत्ता सिद्धांत। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लागत सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, लेखाकरण नीतियों के प्रकटन की दशा के रूप में एक कंपनी द्वारा अंतिम खाते तैयार करते समय निम्नलिखित मूलभूत लेखांकन पूर्वधारणाओं को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए है उसमें जो दिया गया है 1 नंबर में, पूर्णतः एवं लेखावधि। बी दो दिया है प्रचलित कंपनी एवं संगीत। 3 लेखांकन का प्रबंधन आधार। तो कूट में दिया हुआ जो ए बी कर चुनना है आपको, तो 2 और 3, 1 और 3 और 1 और 2, इनमें से जो है तीनों है, यानी कि ये सभी। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रहतिया का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार कीमत जो भी कम हो पर किया जाता है। 2 नंबर दिया, 1 वर्ष में विनिर्मित माल को विक्रय की कीमत पर विनियोग खाते से व्यापारिक खाते में हस्तांतरित किया जाता है। 3 है प्रचलित व्यवसाय की अवधारणा यह मानकर चलती है कि व्यवसाय अपरिमित समय तक चलता रहेगा। और ऑप्शन 4 है ऋण लेने से राजस्व में वृद्धि नहीं होती, यद्यपि परिसंपत्तियां व दायित्व में वृद्धि हो जाती है। तो आपका राइट आंसर है ए, क्योंकि रहतिया का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार कीमत जो भी कम हो उस पर किया जा सकता है और 1 वर्ष में निर्मित माल को विक्रय कीमत पर विनिर्माण खाते से व्यापारिक खाता हस्तांतरित नहीं किया जाता। ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। और इसके बाद आपका 1, 3 और 4 सही है, यानी कि ए आंसर हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में गैर कारपोरेट संस्था के लिए लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा, बी राज्य सरकार के द्वारा, सी चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के द्वारा, डी वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। आपका राइट आंसर होगा सी चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के द्वारा, क्योंकि गैर कारपोरेट है, सरकारी नहीं है। कौन सी समिति लेखा मानकों के अनुमोदन और कंपनियों को लागू करने के प्रयोजन के लिए उनके संशोधन के लिए जिम्मेदार है? तो आपका ए जो है ऑप्शन वह है लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति। बी है केंद्रीय सलाहकार समिति। सी है लेखा मानकों के अनुमोदन के लिए सलाहकार समिति और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर वो होगा ए, लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेखा मानकों का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से लेखा मानकों का उद्देश्य नहीं है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है लेखा नीतियों में सुधार लाना, बी वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता में सुधार लाना और सी विवरणों को तुलनात्मक बनाना और डी संस्था के लाभों को बढ़ाना। तो कोई भी कानून या कोई भी नीति लागू किया जाता है, उद्देश्य लागू किया जाता है तो संस्था के लाभों को बढ़ाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, IFRS 5 का आशय है। तो आपको बीमा संविदा, बी बिक्री और बंद किए गए कार्य के लिए चालू संपत्ति, सी पट्टे और डी विनियामक असंगत खाते। तो आपका ये आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय लेखा मानक 18 का संबंध है। भारतीय लेखा मानक 18 का संबंध है ए माल के विक्रय से, बी संस्था सेवाएं प्रदान करने से होने वाली आय से, सी ब्याज अधिकार शुल्क लाभांश से और डी किराए एवं पट्टा संबंधी आय से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी किराए एवं पट्टा संबंधित आय से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लेखा मानक 1 का संबंध है। भारतीय लेखा मानक 1 का संबंध है वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, ह्रास के संबंध से प्रकटीकरण और डी अस्थायी संपत्तियों के लेखांकन। तो ये रूल बहुत ज़रूरी होता है याद करना जब आप अकाउंट रखेंगे बिहार स्टेट में।
तो आपको ये रूल, ये मानक जो दिया गया, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन है, लेखा मानक 7 रिजर्व में दी गई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी लागत ठेका लागत का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सामान्य प्रशासन लागत जिनकी प्रतिपूर्ति अनुबंध में निर्दिष्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए दिया, लेखांकन मानक उचित सीमा तक लेखांकन उपचारों में विभिन्न व भ्रामक रूपों से कम करते हैं। बी जो दिया है आपका, लेखांकन मानक कानून द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण से अधिक प्रकटीकरण को आवश्यक कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा इसका सी, लेखांकन मानक विभिन्न कंपनियों के वित्तीय विवरणों की तुलना में सहायक होते हैं, चाहे उनकी कानूनी परंपराएं एवं लेखांकन नीतियां भिन्न हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, IFRS का पूर्ण रूप है, IFRS का पूर्ण रूप है, तो उसका पूर्ण रूप है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक। ये सब भी ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, IFRS 2 शेयर आधारित भुगतान लेन देन को साझा करने के लिए लागू होता है। इसमें वस्तुएं एवं सेवाएं निम्नलिखित वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित की जाती है। क्या क्या सम्मिलित की जाती है? तो स्थानांतरण। तीसरा है आपका, क्या IFRS 8 एक इकाई को एक ऑपरेटिंग सेगमेंट के विषय में जानकारी को संबोधित करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाँ, यदि ऑपरेटिंग सेगमेंट मात्रात्मक दहलीज से नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ऋण प्रतिबद्धताओं में से कौन सा IFRS 9 के दायरे में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामान्य कीमत में वृद्धि होने पर मुद्रा की क्रय शक्ति हो जाती है। सामान्य कीमत पर वृद्धि होगा तो मुद्रा की क्रय शक्ति हो जाती है कम। मुद्रास्फीति लेखांकन के प्रयोग से मूल्य वृद्धि काल में उपक्रम में लाभ की मात्रा हो जाता है कम। क्या हो जाता है? कम। मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के लेखांकन हेतु ध्यान में रखा जाता है वित्तीय लेखांकन, सामाजिक लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन और मुद्रास्फीति लेखांकन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुद्रास्फीति लेखांकन। 35 अगला क्वेश्चन है आपका, उपक्रम की विभिन्न संपत्तियों पर ह्रास की गणना ऐतिहासिक लागत पर ही की जाती है तथा ऐतिहासिक लागत मुद्रास्फीति की स्थिति में वर्तमान मूल्यों से होती है। क्या होती है? अधिक, बराबर, इनमें से कोई नहीं, कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम। अगला क्वेश्चन है आपका, कीमत स्तर में परिवर्तन से उत्पन्न लेखांकन समस्याओं के निराकरण हेतु एवं उपक्रम की लाभदायकता पर पड़ने वाले प्रभाव को मापने के लिए तकनीक है। तो इनमें से क्या है? चालू क्रय शक्ति विधि भी है, चालू लागत लेखांकन विधि और पुनर्स्थापन लागत लेखांकन विधि। तो इनमें से सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुमोदित सामान्य कीमत निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है तो पुनर्स्थापन लागत लेखांकन विधि के लिए चालू लागत लेखांकन विधि के लिए चालू क्रय शक्ति विधि, तो चालू क्रय शक्ति विधि। अगला क्वेश्चन है, चालू क्रय शक्ति विधि के अंतर्गत अनुमोदित सामान्य कीमत निर्देशांक का प्रयोग करते हुए संपत्ति एवं दायित्वों के विभिन्न मदों को विभाजित किया जाता है, मौद्रिक वर्गों में, गैर मौद्रिक वर्गों में, ए बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति लेखांकन का प्रयोग किया जाता है उपक्रम की वित्तीय स्थिति का सत्य एवं उचित चित्र प्रस्तुत करने के लिए, लेखांकन अभिवृद्धि के परिचालन के उचित व वास्तविक लाभ दर्शाने के लिए, विभिन्न परिस्थितियों में स्थापित दो संयंत्रों की लाभप्रदता में तुलनात्मक अध्ययन के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मुद्रास्फीति लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए गए वित्तीय विवरण कहलाते हैं मूल्य वित्तीय विवरण, पूरक वित्तीय विवरण, ए बी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूरक वित्तीय विवरण।
अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति लेखांकन का संबंध है ऐतिहासिक लागत से, मुद्रा की क्रय शक्ति के निर्धारण से, मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने से, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुद्रास्फीति के प्रभावों को समायोजित करने से। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव संसाधन लेखांकन पद्धति का संबंध है। मानव संसाधन लेखांकन पद्धति का संबंध है भौतिक संसाधन से, मानव संसाधन से, ये भी दोनों। आपका राइट आंसर होगा भौतिक संसाधन से। आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो 12th से लेकर ग्रेजुएशन और पीजी तक का भी समाहित किया गया है। मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ों का चिन्हीकरण तथा मापन कहलाता है। मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ों का चिन्हीकरण तथा मानक कहलाता है, मापन कहलाता है। तो ए मानव संसाधन प्रबंधन, बी मानव संसाधन लेखांकन, सी मूल्य संवर्धन लेखांकन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका ए मानव संसाधन प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन लेखांकन की विधि है। तो मानव संसाधन लेखांकन की जो विधि है, ऑप्शन ए दिया है ऐतिहासिक लेखांकन की पूंजीकरण विधि, बी पुनर्स्थापन की विधि, सी अवसर लागत की विधि और डी उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मानव संसाधन लेखांकन पद्धति के अंतर्गत आता है। मानव संसाधन किस लेखांकन पद्धति के अंतर्गत आता है? तो ए मानव संसाधन के मूल्य को माप कर लेखांकन करना, ये राइट आंसर होगा आपका। अगला है, मानव संसाधन लेखांकन का उद्देश्य है। तो मानव संसाधन लेखांकन का उद्देश्य है किसी संगठन के लोगों की लागत को मापना, मानव संपत्ति का प्रभावी उपयोग करना, मानव संपत्ति नियंत्रण का प्रभावी आदान प्रदान करना और उपयुक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन लेखांकन के संदर्भ में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में निम्नलिखित में से किस मॉडल को अपनाया गया है? हरमैन्स मॉडल, जग्गी एंड लॉ मॉडल, लेब एवं स्वार्ज मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा सी, लेब एवं स्वार्ज मॉडल। कर्मचारियों को प्रशिक्षित व विकसित इसीलिए किया जाता है ताकि भविष्य में संस्था के लिए अनेक मूल्यों में वृद्धि हो जाए, उनको मूल्य जो होता है उनमें वृद्धि हो जाए। यह धारणा किस पर आधारित है? तो ये पूछ रहा है कर्मचारी को क्यों प्रशिक्षित किया जाता है, क्यों ट्रेनिंग किया जाता है कि उनको मूल्य में वृद्धि हो जाए। तो ऐतिहासिक लागत की पूंजी विधि के कारण, यही आपका ए आंसर राइट होगा। मानव संसाधनों को पुनः स्थापित करने के लिए लागत मूल्य को ज्ञात किया जाता है। तो इसका सी राइट आंसर होगा, पुनर्स्थापन लागत विधि के अंतर्गत। एक विशेष पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी के स्थान पर प्रतिस्थापन व्यक्ति को प्रतिस्थापित करने पर होने वाले व्यय कहलाता है प्रदीपीय पुनर्स्थापन लागत या व्यक्तिगत पुनर्स्थापनीय लागत और अवसर लागत। आपका ए राइट आंसर होगा, प्रदीपीय पुनर्स्थापन लागत। अगला है, किसी व्यक्ति विशेष को प्रतिस्थापित करने पर होने वाले व्यय कहलाता है अवसर लागत, प्रदीपीय पुनर्स्थापन लागत, व्यक्तिगत पुनर्स्थापन लागत। उसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत पुनर्स्थापन लागत। अगला है, अवसर लागत विधि कहते हैं ऐतिहासिक लागत की पूंजीकरण विधि को या प्रतिस्पर्धा बोली विधि को। तो प्रतिस्पर्धा बोली विधि इसका राइट आंसर होगा। उपक्रम से उच्च प्रबंधकीय कर्मी के जाने पर मानव संसाधन के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। तो सारवान परिवर्तन होता है। सीमित एवं वर्ग विभेद के कारण कर्मचारियों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है, अनुकूल, तटस्थ, प्रतिकूल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा प्रतिकूल। मॉडल जो भावी आय के वर्तमान मूल्य पर आधारित है, मॉडल जो भावी आय के वर्तमान मूल्य पर आधारित है तथा बचे हुए सेवाकाल से उपक्रम के लिए कर्मचारी के आर्थिक मूल्य को मान्यता प्रदान करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है लेब एवं स्वार्जेस मॉडल। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका डी आंसर सत्य होगा, देख लीजिएगा। उपक्रम के सभी कर्मचारियों को अलग अलग समूहों में एक रूपता के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। तो ये जग्गी एवं लॉ मॉडल के अनुसार है।
निम्नलिखित कौन सी विधि मानव संसाधन लेखांकन की विधि नहीं है? ये है चालू लागत विधि। मानव संसाधन लेखांकन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका डी है, रावण मॉडल से आर्थिक मूल्य निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण लेखांकन के निम्न में से कौन सा या कौन से रूप है? तो ये सभी पर्यावरण प्रबंध लेखांकन, पर्यावरण राष्ट्रीय लेखांकन और पर्यावरण वित्तीय लेखांकन सभी। पर्यावरण प्रबंध लेखांकन केंद्रित करता है प्राकृतिक संसाधनों का भंडार, पर्यावरणीय लागत की जानकारी, पर्यावरण दायित्व की लागत, आपका बी आंसर सही होगा, पर्यावरण लागत की जानकारी। खंड पर्यावरण लेखा का हिस्सा है, खंड पर्यावरण लेखा का हिस्सा है ए, पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन। चौसठ है, यह तर्क दिया जाता है कि पर्यावरण की रक्षा करना व्यवसाय के हित में है क्योंकि डी आंसर होगा, अल्पकालीन लाभ को अधिकतम करने में दीर्घकालीन लाभ समाप्त हो जाता है और जोखिम बढ़ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण समस्याओं के संबंध में अधिकार के विचारों को प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है आपका प्रदूषक को भुगतान करना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह से मैं अकाउंट, जीएसटी और ईपीएस सभी का वीडियो लाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।